हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिल्कुल ही नया टॉपिक है, अभी तक का जितना हमने पढ़ा है। तो यानी हमें क्या करना है, कंडक्टेंस देखना है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की क्या देखनी है, कंडक्टेंस के बारे में बात करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमने सेल डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा सेल डिजाइन किया हुआ था, जो नॉर्मल सेल हमने डिजाइन किया था मैं उसी को ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाला था, वो कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। इलेक्ट्रोलाइटिक ईएस लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, कंडक्टेंस को हमें इसके अंदर मेजर करना है। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस को समझने से पहले हम क्या चीज समझ लेते हैं, हम कुछ और डेफिनेशन है जिनको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें कंडक्टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहली चीज क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो ये है अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है रेजिस्टेंस। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपोज करे वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, आर से, बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो हम, अगर आपने जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपका एक्सपेरिमेंट भी आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। व्हीटस्टोन ब्रिज आप यूज करते हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, रेजिस्टेंस होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लिखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to its length से L। ठीक है, डायरेक्टली proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ए। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि हमने जो इलेक्ट्रोड है उसकी लेंथ क्या ली है, अब हमें क्या है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या होगी, जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस से एल, वही तो लेंथ है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ही ये लेंथ होगी। और उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यानी उनकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो इलेक्ट्रोड हमने ली है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो मैंने ये इलेक्ट्रोड ली है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसको हमने क्या लिखा है, ए मान लिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब बात कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यानी R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी रो की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, और इसी रेजिस्टिविटी को ही, सेम इसी रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, दोनों एक ही चीज है। रेजिस्टिविटी यानी रो को ही तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएससी ने रो के रेजिस्टिविटी वाले प्रोनाउंसिएशन को मान्यता दी है। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह हमेशा किसका यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी वाले वर्ड का यूज हम करने वाले हैं। अब देखो, अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है इसको देखेंगे। तो जैसे स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली लेंथ यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके, और जो इलेक्ट्रोड है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी हमने देख लिया, रो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसी को रो बोलते हैं, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब देखो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी इसकी डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। रो इसको ऐसे लिखते हैं RHO, रो, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रेजिस्टिविटी इसकी डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as when it is its resistance as its resistance, यानी कोई भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स रेजिस्टेंस, as its resistance when it is 1 meter in length and have an area of cross section किसके इक्वल, 1 मीटर स्क्वायर के, किसके इक्वल, 1 मीटर स्क्वायर के, यानी जब उसकी लेंथ तो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। कोई भी सब्सटेंस है उसकी रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, जब उसका रेजिस्टेंस, ये उसका रेजिस्टेंस है, कब, जब उसकी लेंथ क्या हो सब्सटेंस की 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस में मापते हैं हम, ओम मीटर में, सिंपल सी बात है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 ओम मीटर इक्वल टू क्या होगा, 100 ओम सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, यही करोगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ओम मीटर यानी 1 ओम सेंटीमीटर, सॉरी उल्टा लिख देते हैं ना, इसको भी कन्वर्ट करके दिखा देता, 0.01 ओम मीटर, सिंपल है, ये कन्वर्जन है। आपको क्वेश्चन में किसी भी यूनिट में पूछ सकता है, आपको आपस में इंटर कन्वर्जन आने चाहिए, आपको इंटर कन्वर्जन आने चाहिए। अब देखो, हमें रेजिस्टिविटी पता चल गई कि क्या है, कि ये रेजिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस का जब उसकी लेंथ तो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी का हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस का हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि कंडक्टेंस क्या होती है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। कंडक्टेंस क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई जी से, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई हम, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंडक्टेंस को। और ये क्या होती है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस,
ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, यानी जी क्या हुआ, जी इज इक्वल टू, जी क्या होगा, जी क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1/r, जी इज इक्वल टू 1/r, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और r किसके इक्वल होता है, हमें पता है r किसके इक्वल होता है, r किसके इक्वल होता है, रो L/A। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 में रो L/A, ये पुट कर देंगे। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/रो इंटू, मैं क्या लिखूंगा, A/L, A/L लिख दूंगा। और 1/रो किसके इक्वल होता है, कापा, कापा A/L। इसका मतलब क्या है, G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू कापा A/L। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा के, कापा A/L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई लेंथ, ये होता है। कापा क्या है, कापा होता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसे ही कंडक्टिविटी होती है। ऐसा यूनिट क्या है कंडक्टेंस की, अब देखो यहां तक मैंने लिख दिया सारा के सारा, इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्रेशन है वो सारे लिख दिए, इनके बीच का रिलेशन लिख दिया है कि कौन कैसे होता है। 1/r होता है, G इज इक्वल टू 1/r, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A, ठीक है। यहां से जो पीछे लिखा था हमने रेजिस्टेंस लास्ट टाइम पे, तो वो था रो L/A, 1/रो अलग लिखूंगा, A/L, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, रीअरेंज ही तो किया मैंने। और 1/रो को क्या लिखते हैं हम, कापा लिखते हैं, तो इसका मतलब G इज इक्वल टू क्या होगा, कापा A/L, ठीक है। अब कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट कंडक्टेंस की, वो क्या है भाई, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, सीमन होती है, सीमन, या फिर ओम इनवर्स, या फिर महो, क्या होती है, सीमन। सीमन की स्पेलिंग याद रखना भाई, इसको गलत नहीं करना है, SIEMEN, सीमेंस, इसको बड़े एस से डिनोट करते हैं हम लोग, या फिर क्या है ओम इनवर्स, या फिर क्या है महो। इन तीनों यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीमन। जो कंडक्टेंस है जी, उसकी एसआई यूनिट क्या है, सीमन। उसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे आगे चलते हैं, सिंपल सी बात है। अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, क्या, ये वाली के वाली, इसको मैं लिख रहा हूं क्या, के को, ये है कापा। इसको अगर कापा नाम याद ना रहे तो कटप्पा याद रख लेना, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये है कटप्पा, यानी कप्पा, 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 जो आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कापा। ये क्या है, रो रेजिस्टिविटी, और इसका इनवर्स 1/रो कापा, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कापा। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या है, कापा। ध्यान से देखना भाई, कापा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितने भी वैल्यूज या फिर जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूं कंडक्टेंस वाले पॉइंट में। तो कापा क्या है, यानी कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं किससे, कापा से। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन आईयूपीएससी ने जो नोमेनक्लेचर दिया उसमें इसको कंडक्टिविटी ही बोला गया। जैसे रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी बोला गया, वैसे कंडक्टिविटी यूज करेंगे हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसको यूज नहीं करना है भाई, ठीक है। ये क्या होता है कापा, दिस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कापा। वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज called कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में ही आ गया। इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट, सबकी एसआई यूनिट याद रखनी जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जब हमने इसकी बात की थी, इसकी क्या थी, ओम मीटर। तो अब ये इनवर्स में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर इनवर्स। ऐसा ही होना चाहिए था। और हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
सीमन लिख सकते हैं, यानी सीमन मीटर इनवर्स इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी एसआई यूनिट इसकी? सीमन मीटर इनवर्स। और एक, अब इसी को कन्वर्ट करना सिखा देता हूं, 1 सेंटीमीटर, इसको इसमें भी लिखते हैं बहुत बार, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखते हैं। इसको अगर कन्वर्ट करना तो क्या होगा? 100 सीमन मीटर इनवर्स। इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है। ये कन्वर्जन वाली चीज ध्यान रखना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ लेगा, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और इसके सही यूनिट होती क्या है एक्चुअल में? सीमन मीटर इनवर्स। तो उसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको उसमें कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन वाला फैक्टर आपको आना चाहिए, इसको तो याद करना ही करना है। ठीक है, इतना हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया? ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस। हमने कंडक्टेंस देख लिया, कंडक्टिविटी देख ली, रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख ली, चारों टर्म देख ली, इनकी एसआई यूनिट देख ली, क्या क्या है, इनके फॉर्मूले देख लिए, आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि कंडक्टेंस है क्या, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, क्या क्या टाइप है, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है भाई। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है, जो मैग्नीट्यूड है कंडक्टेंस का, जो कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी यानी कप्पा को पढ़ा था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, अब देखो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। पहली चीज, जो कंडक्टिविटी है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज नेचर ऑफ मटेरियल, यानी किस टाइप का मटेरियल हमने लिया है, यानी सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी नेचर क्या है मटेरियल का, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस चीज का नेचर है मटेरियल का, उसको देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड? कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर है प्रेशर, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, यानी किस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में हम मेजर कर रहे हैं कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस की, उस पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो कंडक्टिविटी है उसके हिसाब से हमने मटेरियल्स को यानी सब्सटेंस को कितने टाइप में डिवाइड किया है। तो हमने उसको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप क्या है? यानी कंडक्टिविटी के बेस पे कि किसकी कितनी ज्यादा कंडक्टिविटी है, कितनी कम कंडक्टिविटी है, उसके बेस पे यानी कंडक्टेंस के बेस पे हमने किसको डिवाइड किया है? मटेरियल को, यानी जितने भी सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? कंडक्टर्स। ठीक है, यानी ये वो है यानी मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली, आयंस का फ्लो इजीली हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, बढ़िया कंडक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, वो क्या है? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर कौन से हैं? ये वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी इनके अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट्रिक्टेड होती है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते। जैसे वुड है, लकड़ी अच्छा इंसुलेटर होती है। ठीक है, वुड, रबर, ये क्या है? अच्छे इंसुलेटर हैं। प्लास्टिक, किसके? प्लास्टिक का मतलब कुछ पॉलीमर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जो करते भी हैं, सिंपल है। ठीक है, इंसुलेटर है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, अब कंडक्टर भी आ गया, इंसुलेटर भी आ गया। अब जो इनके बीच का होता है, यानी जो ना ही तो ज्यादा कंडक्टिंग होता है ना ही ज्यादा इंसुलेटर होता है, तो दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी रखता है वो क्या होता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये सब तुम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो कि इंसुलेटर कौन से है, कंडक्टर कौन से है, सेमी कंडक्टर कौन से है। ठीक है, पहली यूनिट में तुम लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, डोप्ड सिलिकॉन है, जर्मेनियम आर्सेनाइड है। ठीक है, ये क्या है?
सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं। इनसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जाते हैं। सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर से बनी होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं इनसे, जो कि इक्वली लाइकली इंसुलेटर का भी काम कर सकते हैं और किसका, कंडक्टर का। यानी इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जो है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी जिसके पास होती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। चौथी जो डिवीजन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स। अब आप लोग ने कंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है और सेमीकंडक्टर पढ़ा है, सुपर कंडक्टर नहीं पढ़ा होगा। ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास बाय डेफिनेशन जीरो रेजिस्टिविटी होती है या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। यानी जीरो रेजिस्टिविटी, दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। सिंपल सी बात कर रहा है कि या तो उनके पास जीरो रेजिस्टिविटी हो या फिर उनके पास इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो। ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, पहले क्या होता था, सिर्फ लो टेम्परेचर पे यानी 0 से 15 केल्विन तक ही, 0 से 15 केल्विन तक वाले ही सुपर कंडक्टर माने जाते थे। अब तो 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच गए हैं सेमीकंडक्टर जो सुपर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इनका रोल। उसके बाद हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, यानी मेटलिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया, ओके। अब बात करने वाले हैं हम मेटलिक कंडक्टेंस के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा और बिल्कुल ही इजीली हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है तो आप मेटलिक कंडक्टेंस को इजीली समझ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को ही क्या बोलते हैं, मेटलिक कंडक्टेंस बोलते हैं। मेटलिक कंडक्टेंस क्या है, मेटलिक कंडक्टेंस ये है क्या एक्चुअल में, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू metals is called metallic conductance। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल्स के थ्रू होती है उसी को क्या बोलते हैं, मेटलिक कंडक्टेंस। और ये होती क्यों है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटलिक कंडक्टेंस होती है एक्चुअल में। यानी मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेट होती है। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, और ये किस किस पे डिपेंड करती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन, देखते हैं किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज नेचर, सबसे पहली चीज क्या है, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर और नेचर क्या है मेटल का, यानी वो कितना हाईली रिएक्टिव है, उसकी कंडक्टेंस कितनी कैसी होगी, उसकी शेप क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उस पर डिपेंड करेगी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे कर सकता है। और दूसरा क्या होगा, जिस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। दूसरा क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। यानी हर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन है जिनको इजीली निकाला जा सकता है, जिनकी वजह से कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस पर एटम, एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे भी डिपेंड करती है। अब फाइनल चीज क्या है, तीसरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है मेटलिक कंडक्टेंस, वो होती है टेम्परेचर। अब ध्यान रखना, ये डिक्रीज करती है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेटल के आयंस का मूवमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ।
और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रिवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या होती है, वो रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये था मेटलिक कंडक्टेंस के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, उस टॉपिक पे धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं जिसको हमें स्टडी करना है, यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या फिर आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है। सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ रहा होगा। हमें पता है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ ना कुछ कंडक्टेंस तो होती ही है ना। और वो किस लिए होती है, क्योंकि वाटर हर वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ H+ और OH- आयंस तो होते ही हैं। यानी कि वाटर H2O इक्विलिब्रियम पे किसमें टूटता है, H++ OH-, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब उसके पास हर टाइम कुछ ना कुछ आयंस तो होंगे, और इनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁷ m, इतने मोलर होती है। इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ आयंस है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी होगी। कंडक्टिविटी ड्यू टू द आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है, यानी वाटर में अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं तो वो इलेक्ट्रोलाइट खुद के आयंस भी तो देगा वाटर में। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने KCl डाला वाटर में, ये क्या करेगा, K++ Cl-, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये किस में टूट जाएगा, K++ Cl- में टूटेगा। सिंपल सी बात है, इसने अपने आयंस फर्निश किए वाटर में, है ना। और वाटर के पास तो H++ OH- तो थे ही, है ना। तो ये क्या होगा कि अपने आयंस में फर्निश होगा, यानी अब जब अपने आयंस में फर्निश हो जाएगा तो इसके आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो गई। तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। क्या है, द कंडक्टेंस due to the presence of ions in an electrolytic solution is known as ionic or इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यानी सॉल्यूशन में आयंस की वजह से कंडक्टेंस आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी अपने आयंस में फर्निश हो जाता है। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर हमें पढ़ने हैं भाई। सिंपल सी बात है, वो सारे फैक्टर हमें पढ़ने हैं, वो फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी उन फैक्टर्स को खत्म करते हैं, ठीक है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, जब आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो रही है तो सबसे पहले तो ये किसके नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया है। पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट डाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, वो कुछ रह जाता है ना। इसका मतलब क्या है, कंडक्टेंस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी हमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा डाला है। दूसरा, साइज ऑफ ions produced and their solution तो ध्यान से सुनना भाई, सिंपल सी बात है, किस साइज का आयन वहां प्रोड्यूस हुआ है। जैसे K+ और Cl- आयन प्रोड्यूस हुए तो उनका साइज क्या था, जितना छोटा साइज होता है, यानी स्मॉल साइज ऑफ आयन ग्रेटर और फास्टर मूवमेंट, फास्टर ट्रेवलिंग,
या मूवमेंट, सिंपल सी बात है। यानी जितना छोटा आयन होगा वो सॉल्यूशन में उतना इजीली ट्रेवल करेगा, और जो जितना इजीली ट्रेवल करेगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शो करेगा। सिंपल सी बात थी। सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन का मतलब है आयन सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितने जल्दी आयनाइज हो रहे हैं, वही तो उसका सॉल्वेशन है। सिंपल सी बात है। यानी किसी मॉलिक्यूल में आयंस कितने जल्दी डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी साल्ट कितने जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, वही उसका सॉल्वेशन है। सिंपल है। और साइज ऑफ आयन, जितना छोटा साइज होगा वो उतना ही जल्दी डिसॉल्व होगा, उतना ही तेज भागेगा, और जितना बड़ा आयन होगा वो उतना ही स्लो चलेगा, यानी कंडक्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तीसरा फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी। थर्ड फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सिंपल सी बात है भाई, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। विस्कोसिटी, अब देखो क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, यानी वो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इजीली डिसॉल्व करेगा, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा इजीली, यानी उसके नेचर पे भी डिपेंड करती है। और दूसरा उसकी विस्कोसिटी कैसे, जैसे ऑयल एंड वाटर, वाटर के अंदर आयनाइज इजीली हो सकते हैं क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, जबकि ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर आयंस का टूटना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के मामले में पानी ज्यादा तेज है, किससे? ऑयल से। तो सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ चीज क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी तो डिपेंड करेगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी तो डिपेंड करेगा ये। यानी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन कितनी है, यानी हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उस पर भी तो डिपेंड करेगी। अगर डाइल्यूट होगा तो आयंस कम हो गए, आयंस कम होता अपने आप इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं पांचवा फैक्टर, जो कि होता है टेम्परेचर। और ध्यान रखना, मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा था? टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती थी। इसमें उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, यानी इसमें क्या होगी? कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन होगा बॉइल अप होना शुरू हो जाएगा, बॉइल अप होना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट जल्दी जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रोलाइट जल्दी डिसॉल्व होगा उतना ही जल्दी अपने आयंस में टूटेगा, और आयंस की मूवमेंट, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये थे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इनके ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद कल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने के तरीके क्या हैं, यूनिट के आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।